Hello, my dear students. Next, we are talking about section 3 of JEE Advanced 2022 paper 1. And in this section, contain 4 matching list set. Okay. Each set has one multiple choice question. Okay. And each set has two list 1 and list 2. List 1 has 4 entries, first, second, third, fourth, and list 2 has 5 entries P Q R S T. Okay, यहाँ पर 5 एंट्री होगी. 4 ऑप्शन आर गिवन इन ईच मल्टीपल चॉइस question based on list 1 and list 2. Only one of them, these 4 options satisfy the condition asked in multiple choice question, है ना. तो एक ही कंडीशन सही होगी. अगर हम सही चूज करते हैं तो +3 मिलेगा, अगर कोई ऑप्शन चूज नहीं करते हैं तो 0 मिलेगा, और अगर गलत चूज कर लेते हैं तो नेगेटिव -1 मार्क हमको मिलेगा. तो हमारे पास फर्स्ट क्वेश्चन है 15th क्वेश्चन हम देख रहे हैं. क्वेश्चन में गिवन है सर्कुलर लूप ऑफ एरिया ए and the resistance R is fixed on horizontal XY plane with a center of loop always on the axis n cap of long solenoid. Okay, the solenoid has m turns per unit length and carries current I counterclockwise direction as shown in figure. The magnetic field due to the solenoid is in एन केप डायरेक्शन, है ना. यहाँ पर एन केप डायरेक्शन में ही मैग्नेटिक फील्ड होगी. तो ये मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन. ओके, द मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू द सोलेनॉइड is in n cap direction. List 1 gives the dependency of n cap in terms of constant angular frequency omega, and list 2 gives the torque experienced by this circular loop at t equal to पाई डिवाइडेड बाई 6 ओमेगा. और यहाँ पर अल्फा का वैल्यू हमको गिवन है ए स्क्वायर म्यू नॉट स्क्वायर एम स्क्वायर आई स्क्वायर ओमेगा डिवाइडेड बाई 2r. ठीक है, अगर इस क्वेश्चन को हम ध्यान से देखें तो जो भी यहाँ पर लिस्ट 1 में उन्होंने एन कैप का वैल्यू दे रखा है वो यूनिट वेक्टर नहीं है. ठीक है, तो यहाँ पर जब हम इसे सॉल्व करेंगे, मतलब इस क्वेश्चन में कुछ मिस्टेक है ना. यहाँ पर यूनिट वेक्टर नहीं है, पर हम जब सॉल्व करेंगे तो यहाँ पर ऑप्शन डेफिनेटली रॉन्ग आने वाले हैं. फिर भी हम इस क्वेश्चन में ट्राई करते हैं कि आप क्या कॉन्सेप्ट यूज़ करेंगे. अगर हम टॉर्क की बात करें तो टॉर्क का फार्मूला होता है मैग्नेटाइजेशन, मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट क्रॉस बी वेक्टर मैग्नेटिक फील्ड. अगर हम मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट की बात करें तो यहाँ पर हम लिखेंगे इंड्यूस करंट. कॉइल में इंड्यूस करंट क्या हो रहा है, उसका एरिया और उसका डायरेक्शन, दैट इज ए के केप, क्योंकि उसका एरिया हमेशा पॉजिटिव z डायरेक्शन में हम मान के चल रहे हैं, वैसा गिवन है. तो और I की बात करेंगे तो I यहाँ पर हम इंड्यूस करंट की बात करेंगे तो I इज इक्वल टू 1/r इंटू डी फाई बाई डी टी होगा. ठीक है, तो I इज इक्वल टू 1/r डी बाई डी टी ऑफ, अगर हम फाई की बात करें तो वो मैग्नेटिक फील्ड B इंटू एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन A इंटू उन दोनों के बीच का एंगल, और दोनों के बीच का एंगल है कॉस ओमेगा टी. ठीक है, दोनों के बीच का एंगल है ओमेगा टी, है ना. और यहाँ पर कॉस ओमेगा टी दोनों का डॉट प्रोडक्ट होगा. ठीक है, तो यहाँ पर I इज इक्वल टू 1/r. B यहाँ पर कांस्टेंट होगा, A भी यहाँ पर कांस्टेंट है. ओके, B कांस्टेंट नहीं है पर यहाँ पर टाइम डिपेंडेंट नहीं है. ओके, और सॉरी, तो यहाँ पर हम अगर 1/r अगर B की बात करें तो उसका मैग्नीट्यूड यहाँ पर कांस्टेंट है. ठीक है, वो टी पे डिपेंड नहीं कर रहा है, तो B इंटू ए, और कॉस का डिफरेंशिएशन डेफिनेटली यहाँ पर साइन ओमेगा टी होगा, है ना. तो हम यहाँ पर मैग्नीट्यूड की बात कर रहे हैं तो माइनस साइन नहीं लेंगे, यहाँ पर हो जाएगा ओमेगा साइन ओमेगा टी. ओके, तो ये हमारे पास I का वैल्यू आया. अब अगर हम B की बात करेंगे तो सोलेनॉइड के कारण मैग्नेटिक फील्ड होगा म्यू नॉट. नंबर ऑफ टर्न्स यहाँ पे पर यूनिट लेंथ m दे रखे हैं, म्यू नॉट m इंटू करंट I. ओके, तो यहाँ पर इसका वैल्यू जब हम पुट करेंगे तो I इज इक्वल टू हमको मिलेगा A इंटू म्यू नॉट इंटू m इंटू I इंटू ओमेगा डिवाइडेड बाय r. A यहाँ पे प्रेजेंट है, B का वैल्यू हमने म्यू नॉट m I रखा, ओमेगा डिवाइडेड बाय r इंटू
साइन ओमेगा टी। ठीक है, इस की हेल्प से हम यहाँ पर m कैलकुलेट करेंगे तो m हमको मिलेगा, कितना मिलेगा m हमको यहाँ पर मिलने वाला है a, यहाँ पर a और a स्क्वेयर हो जाएगा म्यू नॉट m, ओके, इंटू आई इंटू ओमेगा डिवाइडेड बाय r इंटू साइन ओमेगा टी, और डायरेक्शन होगा k के। ठीक है, फिर अगर हम टॉर्क की बात करेंगे तो डेफिनेटली टॉर्क का फॉर्मूला हमने लिखा था m मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट क्रॉस b वेक्टर। ओके, और यहाँ पर मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट हमने निकाला है a स्क्वेयर म्यू नॉट m आई इंटू ओमेगा डिवाइडेड बाय r इंटू साइन ओमेगा टी क्रॉस बी का वैल्यू कितना होगा, मैग्नीट्यूड की बात करें तो म्यू नॉट m इंटू आई, और डायरेक्शन होगा एन कैप। ठीक है, तो यहाँ पर इसका डायरेक्शन के कैप है और इसके साथ क्रॉस प्रोडक्ट करेंगे हम, तो फाइनली हमको मिलेगा के कैप क्रॉस एन कैप। ओके, इसे हम आगे सॉल्व करेंगे तो हम यहाँ पर ए स्क्वायर म्यू नॉट स्क्वायर एम स्क्वायर आई स्क्वायर इंटू ओमेगा डिवाइडेड बाय आर इंटू साइन ओमेगा टी, और हमको के कैप क्रॉस एन कैप। ठीक है, तो यहाँ पर एन कैप की अलग अलग वैल्यू रखकर हम क्रॉस चेक कर सकते हैं, पर डेफिनेटली यहाँ पर एन कैप का वैल्यू यूनिट वेक्टर नहीं है तो हमारे ऑप्शन यहाँ पर मैच नहीं करने वाले हैं। तो इसलिए हमने इस क्वेश्चन में इसका बेसिक कॉन्सेप्ट देखा कि क्या कॉन्सेप्ट एक्चुअली में यूज़ करना था। थैंक यू वेरी मच। तो मेरे प्यारे बच्चों, हम यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 18 देख रहे हैं, लास्ट क्वेश्चन है इस पेपर का, जेई एडवांस 2022 पेपर 2 का लास्ट क्वेश्चन है, और ये भी सिंगल करेक्ट ऑप्शन वाला क्वेश्चन है। क्वेश्चन में गिवन है विच वन ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शन रिप्रेजेंट द मैग्नेटिक फील्ड बी वेक्टर एट ओ। ओके, तो यहाँ पर हम अगर कितने इसको अलग अलग सेगमेंट देखें तो हमारे पास में ये फर्स्ट सेगमेंट है। ओके, ये वाला जो सेगमेंट है ये सेकंड सेगमेंट है, इसको हम 2 लिख देते हैं। ओके, यहाँ पर इसका थर्ड सेगमेंट है, और ये जो हॉरिजॉन्टल यहाँ पर लाइन मिल रहा है ये 4 सेगमेंट है, फिर ये कर्व वाला 5 सेगमेंट है, और ये वर्टिकल डाउनवर्ड जो है वो 6 सेगमेंट है। तो सबके कारण मैग्नेटिक फील्ड हम निकालेंगे। अगर फर्स्ट वाले सेगमेंट के कारण मैग्नेटिक फील्ड निकालते हैं तो हम यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू लाइन सेगमेंट का कॉन्सेप्ट लगाएंगे, म्यू नॉट आई डिवाइडेड बाय 4 पाई आर। आर का वैल्यू यहाँ से कितना है, अगर हम यहाँ से डिस्टेंस कैलकुलेट करें, अगर हम ये डिस्टेंस कैलकुलेट करते हैं इस पॉइंट से परपेंडिकुलर डिस्टेंस ओ का कैलकुलेट करते हैं तो वो हो जाएगा l/2 प्लस l/2 मतलब l, मतलब r का वैल्यू यहाँ पर l हो गया है ना। ये हो जाएगा साइन, एक एंगल है 0 प्लस दूसरा एंगल है साइन पाई बाई, सॉरी, डेफिनेटली यहाँ से अगर हम इसको ज्वाइन करेंगे तो ये लेंथ भी l और ये वाला लेंथ भी l है, तो ये वाला एंगल कितना हो जाएगा 45 डिग्री, है ना। अगर ये फार्मूला आपको पता है म्यू नॉट आई डिवाइडेड बाय 4 पाई आर साइन अल्फा प्लस साइन बीटा, तो वही वाला फार्मूला हम यहाँ पर यूज कर रहे हैं। अल्फा का वैल्यू कितना है 0 और बीटा का वैल्यू कितना है पाई बाई 4, 45 डिग्री, है ना। तो यहाँ पर पाई बाई 4 हो जाएगा। ठीक है, तो हमारे पास B1 का वैल्यू फर्स्ट सेगमेंट के कारण मैग्नेटिक फील्ड कितना आया, म्यू नॉट आई डिवाइडेड बाई 4 पाई इंटू 1/√2। ओके, यहाँ पर L भी हमको लिखना है, तो ये, और इसका डायरेक्शन किधर होगा, अगर हम अगर हम थंब राइट हैंड थंब रूल लगाते हैं और इस वर्टिकल अपवर्ड डायरेक्शन की डायरेक्शन में हम हमारा थंब रखते हैं तो मैग्नेटिक फील्ड इनवर्ड है, मतलब माइनस के कैप डायरेक्शन में, है ना, माइनस के कैप डायरेक्शन में। ठीक है, तो ये B1 हमारे पास में आया। अगर हम B2 की बात करेंगे तो B2 यहाँ पर अल्फा और बीटा दोनों 0 हो जाएंगे B2 के लिए, है ना। अगर हम इस सेगमेंट की बात करते हैं, अगर हम यहाँ पर इस सेगमेंट की बात करते हैं, ये जो सेगमेंट यहाँ पर ये जो करंट फ्लो हो रहा है, अगर इस सेगमेंट की बात करें तो यहाँ पर अल्फा बीटा 0 हो जाएगा, तो मैग्नेटिक फील्ड इसका कितना होगा 0 होगा। ओके, अगर हम B3 की बात करें तो वो एक सेमी सर्कुलर, अगर हम B3 की बात करते हैं तो B3 यहाँ पर एक सेमी सर्कुलर आर्क है, तो मैग्नेटिक फील्ड कितना होगा म्यू नॉट आई डिवाइडेड बाई 2r इंटू 1/2।
ओके, तो B3 जो होगा वो होगा म्यू नॉट आई डिवाइडेड बाई 4R, और R का वैल्यू कितना है L/2, R का वैल्यू कितना है यहाँ पर L/2, है ना। तो वो हो जाएगा म्यू नॉट आई डिवाइडेड बाई 2L। ओके, अच्छा डायरेक्शन क्या होगी, अगर हम फिर से इस कर्व के अराउंड फिंगर को कर्ल करें तो मैग्नेटिक फील्ड इनवर्ड बन रहा है, मतलब माइनस के केप, तो डायरेक्शन होगा माइनस के केप। ओके, ये B3 बना। अब हम B4 की बात करें तो डेफिनेटली फिर से अल्फा बीटा यहाँ पर 0 होगा, तो मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू फोर्थ सेगमेंट अगेन इक्वल टू 0। ठीक है, अगर हम B5 की बात करें तो यहाँ पर क्वार्टर सर्कल है, फिर से हम कॉन्सेप्ट लगाएंगे म्यू नॉट आई डिवाइडेड बाई 4 डिवाइडेड बाई 2R, और R का वैल्यू यहाँ पर कितना है, R का वैल्यू L/4 गिवन है। ठीक है, यहाँ पर आप इस डायग्राम में देख सकते हैं, अगर हम इसे और आपको क्लियरली ये सारी चीज़ें रब कर देते हैं तो क्लियरली समझ में आएगा। ठीक है, अगर हम यहाँ पर ये फोर्थ पार्ट देखते हैं, है ना, ये फोर्थ पार्ट आपको दिख रहा है, सॉरी फिफ्थ पार्ट हमें क्लियरली यहाँ पर दिख रहा है। ओके, ये फिफ्थ पार्ट, ये वाला पार्ट है, दिख रहा है, और इसका रेडियस कितना है, इसका रेडियस कितना है L/4, है ना, और यहाँ पर क्वार्टर पार्ट है ये, तो हमको 1/4 से डिवाइड करना पड़ेगा, है ना, तो हमने यहाँ पर इंटू 1/4 करना पड़ेगा, है ना। तो B5 जो होगा वो कितना होगा, 4 से 4 यहाँ कैंसिल हो जाएगा, म्यू नॉट आई डिवाइडेड बाई 2L, डायरेक्शन क्या होगी, फिर से इनवर्ड आने वाला है ना, माइनस के। अगर हम बात करते हैं जो लास्ट वाला सेगमेंट है, इसका मैग्नेटिक फील्ड फिर से 0 हो जाएगा, क्योंकि अल्फा बीटा फिर क्या होगा, 0 होगा। ये जो लास्ट वाला सेगमेंट वर्टिकल डाउनवर्ड है ना, ये इसी पॉइंट पर आ रहा है, O से ही पास हो रहा है, तो 0 होगा। तो अब अगर हम नेट मैग्नेटिक फील्ड देखें तो टोटल मैग्नेटिक फील्ड कितना होगा, फर्स्ट वाले के कारण कितना था, माइनस म्यू नॉट आई डिवाइडेड बाई 4√2πL। ओके, सेकंड वाले के कारण कितना था, सेकंड वाले के कारण 0, थर्ड वाले के कारण कितना था, म्यू नॉट आई डिवाइडेड बाई 2L, फोर्थ वाले के कारण कितना था, म्यू नॉट आई डिवाइडेड बाई 2L। ओके, और यहाँ पर डायरेक्शन है के। तो इसे हम कैसे सॉल्व कर सकते हैं, इसे हम लिखेंगे माइनस म्यू नॉट आई, कॉमन ले सकते हैं, एल भी कॉमन ले लिया, तो म्यू नॉट आई डिवाइडेड बाई एल हमने कॉमन ले लिया। यहाँ पर हमको मिला ये दोनों ऐड हो जाएंगे तो 1/2 प्लस 1/2 1 हो जाएगा, प्लस इसकी बात करें तो 1 डिवाइडेड बाई 4√2π। ओके, और डायरेक्शन क्या होगा, के। तो यहाँ पर हमारा सी ऑप्शन करेक्ट ऑप्शन आ रहा है, आप सी पर टिक कर सकते हैं। थैंक यू। हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, यहाँ पर हमारे पास सेकंड क्वेश्चन है, और ये क्वेश्चन मैग्नेटिक फील्ड से रिलेटेड है। क्वेश्चन में गिवन है एन इनफाइनाइट लॉन्ग वायर लोकेटेड ऑन z axis carries a current I along the positive z direction and the produced magnetic field B. The magnitude of the line vector line integration B dot dl along the straight line from this point A to this point B. पहला पॉइंट हमारे पास में है √3 a,a,0 माइनस √3 a,a,0, दूसरा पॉइंट है a,a,0। यहाँ पर अगर हम इसे इसका डायग्राम अगर हम प्लॉट करें तो यहाँ पर हम एक y एक्सिस और z एक्सिस कंसिडर कर सकते हैं। ये x एक्सिस है, ये y एक्सिस है, और इसके परपेंडिकुलर z एक्सिस है, और उस z एक्सिस पर ऐसा करंट फ्लो हो रहा है, ये z एक्सिस है, और इस z एक्सिस में पॉजिटिव z डायरेक्शन में करंट फ्लो हो रहा है I नॉट। ओके, यहाँ पर इस डायरेक्शन में ऐसा करंट फ्लो हो रहा है I नॉट। ओके, ये I नॉट करंट फ्लो हो रहा है। फर्स्ट पॉइंट जो है वो हमारा सेकंड क्वाड्रेंट में है, जो कि जिसका एक्स कंपोनेंट है -√3a,a,0। ओके, और सेकंड पॉइंट जो है वो अभी हम इस z एक्सिस को थोड़ा सा रब कर देते हैं, और ये z एक्सिस को हम ऐसा आउटवर्ड कंसिडर करते हैं, है ना, जो हम अंडरस्टूड है कि z एक्सिस आउटवर्ड है। और यहाँ पर दूसरा पॉइंट जो है वो है a,a,0। ओके, अगर हम इन दोनों पॉइंट को मिलाते हैं तो हमको एक स्ट्रेट लाइन मिलती है जो कि पैरेलल टू एक्स एक्सिस मिलेगी। ओके, यहाँ पर अगर हमको लाइन इंटीग्रेशन फाइंड करना है तो हम एम्पियर सर्किट और लॉ का कॉन्सेप्ट यूज कर सकते हैं। वो कहता है कि सर्कुलेशन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड I डॉट डी एल इज इक्वल टू
म्यू नॉट टाइम्स आई होता है। ओके, ये हमको पता है। ठीक है, मतलब अगर ये कर्व्ड पाथ होता तो पूरा सर्कुलर होता तो इंटीग्रेशन म्यू नॉट आई होता। पर यहाँ पर मतलब अगर एंगल टू पाई होता है ना, 2 पाई अगर एंगल है, ठीक है, तो हमारे पास में जो वैल्यू होती वो होती म्यू नॉट आई। पर हमारे पास में एंगल 2 पाई नहीं है, हमको केवल इतने पार्ट पर इंटीग्रेट करना है, यहाँ से यहाँ तक इंटीग्रेट करना है। तो हम इस एंगल को फाइंड करेंगे कि ये कितना एंगल यहाँ पर करंट के लिए सब्सटेंड कर रहा है। ठीक है, तो ये एंगल हम फाइंड कर लेंगे। एंगल फाइंड करने के लिए हम जो पहला एंगल फाइंड करेंगे दैट इज दिस, ये एंगल थीटा 1 हम फाइंड करेंगे। ठीक है, और यहाँ से थीटा 2 फाइंड करेंगे और ये एंगल थीटा फाइंड करेंगे। और थीटा अगर एंगल हमने फाइंड कर लिया तो हमें यहाँ पर ये लाइन इंटीग्रेशन बी डॉट डी एल पता चल जाएगा। कितना होगा ये बी डॉट डी एल? ये होगा म्यू नॉट आई इंटू थीटा डिवाइडेड बाई 2 पाई, क्योंकि 2 पाई के लिए म्यू नॉट आई वैल्यू होता है। ये पाथ पे डिपेंड नहीं करता है, शेप पे डिपेंड नहीं करता है ना, तो म्यू नॉट आई होता है। तो अगर हम थीटा एंगल की बात करें तो थीटा/2 पाई होगा। हम डायरेक्टली यहाँ पर सॉल्व कर सकते हैं। तो थीटा अगर हम यहाँ पर हाइट डिवाइडेड बाय बेस देखें तो हाइट यहाँ पर हम देख रहे हैं ए और बेस यहाँ पर √3a है। ओके, तो ये tan θ1 अगर हम देखेंगे तो हाइट है यहाँ पर a और बेस है √3a। ओके, कैंसिल करेंगे तो हमको मिलेगा 1/√3। तो θ1 का वैल्यू हमारे पास 30 डिग्री आता है। 30 डिग्री मतलब π/6, इसे हम π/6 लिख सकते हैं। θ2 का वैल्यू देखें तो डेफिनेटली यहाँ से θ2 डायरेक्टली हम 45 डिग्री मतलब π/4 लिख सकते हैं। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर हाइट और बेस दोनों इक्वल है तो 45 डिग्री होगा। अगर हम थीटा का वैल्यू फाइंड करें तो पाई माइनस θ1 माइनस θ2 हम लिख सकते हैं, क्योंकि टोटल एंगल तो पाई होगा। तो थीटा इज इक्वल टू पाई। θ1 का वैल्यू देखें तो कितना है, θ1 का वैल्यू है π/6 मतलब -π/6 और ये हो जाएगा -π/4। अगर हम यहाँ पर थीटा का वैल्यू कैलकुलेट करें तो हम लिखेंगे यहाँ पर 12 पाई। ओके, माइनस ये हो जाएगा हमारे पास में 2 पाई और ये हो जाएगा 3 पाई डिवाइडेड बाई 12। ओके, आगे सॉल्व करेंगे तो कितना आना है यहाँ पर 10 - 3 7 पाई/12। कितना आ रहा है 7 पाई/12। मतलब अगर हम यहाँ पर इसे सॉल्व करेंगे तो हमको वैल्यू मिलेगा म्यू नॉट आई बाई 2 पाई इंटू 7 पाई/12। तो पाई से पाई यहाँ पर कैंसिल कर सकते हैं और आंसर हमारे पास में आएगा 7 म्यू नॉट आई डिवाइडेड बाई 24। तो हम यहाँ पर डेफिनेटली ए ऑप्शन चूज करेंगे, तो ए हमारा करेक्ट ऑप्शन होगा। इसी को हम लाइन इंटीग्रेशन की हेल्प से भी सॉल्व कर सकते हैं। तो इसी से रिलेटेड हम एक और वीडियो बनाएंगे जिसमें आपको लाइन इंटीग्रेशन कैसे करना है, कैसे हम एक छोटा सा पार्ट डीएल कंसिडर करेंगे और मैग्नेटिक फील्ड फाइंड करेंगे और इंटीग्रेट करके हम क्वेश्चन का आंसर फाइंड करेंगे। पर अभी हमने यहाँ पर एम्पियर सर्किटल लॉ का कॉन्सेप्ट यूज किया है। हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4 हम देख रहे हैं और ये क्वेश्चन जो है वो सेक्शन 1 का क्वेश्चन है। ओके, और यहाँ पर सेक्शन 1 का क्वेश्चन है मतलब सिंगल करेक्ट ऑप्शन यहाँ पर होगा। क्वेश्चन में गिवन है अ थिन स्टिफ इंसुलेटेड metal wire is bent into a circular loop with its two end extended tangentially from सेम पॉइंट ऑफ द लूप, है ना, ये पी क्यू टेंजेंशियली हमने एक्सटेंड कर रखे हैं। द वायर हैज मास m एंड द रेडियस r एंड इट इज इन यूनिफॉर्म वर्टिकल मैग्नेटिक फील्ड बी नॉट एज शोन इन फिगर। मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन कैसा है, वर्टिकल अपवर्ड है, बी नॉट। ओके, एज शोन इन फिगर it hangs vertically downward because of the acceleration due to gravity g on two conducting support p and q, है ना, ऐसे उसको हमने लटका के रखा है। when current I is passed through the loop turn about the line pq with angle theta। ओके, वो थीटा वर्टिकल के साथ में एंगल बनाता है, तो हमको थीटा कौन सा रिलेशन सही है वो फाइंड करना है।
अगर यहाँ पर डेफिनेटली हम टॉर्क का कॉन्सेप्ट यूज करेंगे, क्योंकि जो ग्रेविटेशनल फोर्स के कारण टॉर्क है उसको बैलेंस करने के लिए यहाँ पर मैग्नेटिक टॉर्क वर्क करेगा। और जब हम इसका साइड व्यू अगर देखते हैं, साइड व्यू मतलब कि हम इधर साइड से अगर देखें, ठीक है, इधर हम साइड से अगर देखते हैं तो साइड व्यू कैसा दिखेगा। ये जो लूप है वो एक लाइन जैसा, एक वर्टिकल लाइन तो हमको दिख ही रही है, ये वर्टिकल लाइन है, ओके, और ये जो लूप है एक लाइन जैसा दिखेगा, ठीक है ना। ये लूप कैसा दिखेगा, एक लाइन जैसा दिखेगा, और ये लूप जो है वो वर्टिकल के साथ में थीटा एंगल बना रहा है ना। इस पर जो फोर्स, मैग्नेटिक फोर्स है या मैग्नेटिक टॉर्क है, उसकी डायरेक्शन कैसी होगी, इसकी डायरेक्शन इसको क्लॉकवाइज डायरेक्शन में घुमाने वाली होगी, ओके। तो ये जो टॉर्क का डायरेक्शन है ये किसके कारण है, ये मैग्नेटिक फील्ड बी के कारण है, ठीक है। और एक mg ग्रेविटेशनल फोर्स जो लग रहा है उसका टॉर्क जो है उसका टॉर्क कैसा होगा, उसका ये mg नीचे लगेगा ऐसा वर्टिकली डाउनवर्ड उसके सेंटर पर, ओके। और उसका टॉर्क जो होगा, उसका टॉर्क इसको एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में घुमाएगा, और दोनों एक दूसरे को जहां बैलेंस करेंगे वहां पर थीटा स्टेशनरी हो जाएगा, वही हमको फाइंड करना है। तो यहाँ पर mg का टॉर्क लगेगा, ठीक है। मतलब टॉर्क ड्यू टू mg इज इक्वल टू टॉर्क ड्यू टू मैग्नेटिक फील्ड, ओके। अगर हम मैग्नेटिक फील्ड को वर्टिकल कंसिडर करें, अगर मैग्नेटिक फील्ड यहाँ पर वर्टिकल अपवर्ड है, ये मैग्नेटिक फील्ड वर्टिकल अपवर्ड है, ठीक है, और ये है एरिया वेक्टर, ये है एरिया वेक्टर, है ना। लूप ऐसा रखा हुआ है तो एरिया वेक्टर उसके परपेंडिकुलर होगा। दोनों के बीच का एंगल अगर हम देखें तो दोनों के बीच का एंगल 90 माइनस थीटा यहाँ पर होगा, है ना। मैग्नेटिक फील्ड कैसी है, मैग्नेटिक फील्ड वर्टिकल अपवर्ड है, ये बी वेक्टर, और ये है एरिया वेक्टर, ठीक है, ये है एरिया वेक्टर। और यहाँ पर अगर ये वर्टिकल के साथ में एंगल थीटा है तो दिस एंगल ऑल्सो विल बी थीटा, तो यहाँ पर ये एंगल कितना हो जाएगा, ये एंगल हो जाएगा 90 माइनस थीटा, ठीक है। अगर हम यहाँ पर इस mg का परपेंडिकुलर डिस्टेंस फाइंड करें तो वो होगा r साइन थीटा, ठीक है, r साइन थीटा। तो यहाँ पर हम mg का टॉर्क अगर फाइंड करना चाहेंगे तो हम लिखेंगे mg इंटू r साइन थीटा, ठीक है। और अगर ये r साइन थीटा कैसे आया है तो आप यहाँ पर ट्राइंगल बना के फाइंड कर सकते हैं। ये एंगल थीटा है, ये r है, तो जो थीटा के सामने वाला परपेंडिकुलर और उसका वैल्यू होगा r साइन थीटा, ठीक है। और टॉर्क यहाँ पर मैग्नेटिक फोर्स जो है उसका टॉर्क होगा आई एम, है ना। तो एम बी, तो एम जो है आई ए स्क्वायर मतलब पाई आर स्क्वायर इंटू बी इंटू साइन 90 माइनस थीटा, और साइन 90 माइनस थीटा कितना होगा, कॉस थीटा, है ना। एक आर से एक आर हम यहाँ पर कैंसिल कर सकते हैं, तो ये आर कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पर मिलेगा एम जी साइन थीटा इज इक्वल टू आई पाई बी इंटू आर इंटू कॉस थीटा, ठीक है। साइन थीटा बाय कॉस थीटा डेफिनेटली टेन थीटा होगा, और इसका वैल्यू होगा आई पाई आर इंटू बी नॉट, है ना। ये मैग्नेटिक फील्ड बी नॉट है, ऐसा क्वेश्चन में गिवन है, तो बी नॉट डिवाइडेड बाय एम जी, ओनली एम जी, है ना। तो यहाँ पर हमारा फर्स्ट ऑप्शन जो है वो ए ऑप्शन सही हो रहा है, ठीक है। थैंक यू। हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, यहाँ पर हम 7th क्वेश्चन देख रहे हैं जो सेक्शन 2 का सेकंड क्वेश्चन है, और यहाँ पर सेक्शन 2 की अगर हम बात करें तो यहाँ पर मल्टीपल करेक्ट ऑप्शन हो सकते हैं, ए बी सी डी में से मल्टीपल करेक्ट हो सकते हैं। क्वेश्चन में गिवन है पॉजिटिवली सिंगली आयनाइज एटम ऑफ मास नंबर ए एम इज एक्सेलरेटेड फ्रॉम द रेस्ट बाय वोल्टेज 192 वोल्ट. Thereafter, it enter a rectangular region of width W with a magnetic field B naught vector is equal to 0.1 kK Tesla. As shown in figure, the ion finally hit a detector at a distance x below its starting trajectory. Mass of neutron and proton दोनों का मास यहाँ पर अप्रोक्सीमेट इक्वल हम कंसिडर कर रहे हैं 5/3 इंटू 10⁻⁻27 kg.
एंड चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन इज 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। ओके, तो फर्स्ट ऑप्शन हमारे पास में है वैल्यू ऑफ एक्स फॉर एच प्लस आयन इज 4 सेंटीमीटर। ठीक है, तो यहाँ पर इस डायग्राम में हमको क्लियरली दिख रहा है कि अगर ये पॉजिटिवली चार्ज्ड है ना, क्यू चार्ज अगर हम यहाँ पर कंसिडर करें और इस मैग्नेटिक फील्ड में इंटर करता है तो ये एक सर्कुलर पाथ पर मूव करेगा, एक सर्कुलर पाथ पर मूव करेगा और सर्कुलर पाथ पर मूव करने के बाद सेमी सर्कुलर पाथ कवर करने के बाद में वापस से यहाँ से एग्जिट कर रहा है। तो अगर हम यहाँ पर x का वैल्यू देखें तो इस जो सर्कुलर पाथ का रेडियस होगा उसके डायमीटर के बराबर होगा। ओके, मतलब अगर हम x की बात करें, अगर हम यहाँ पर x की बात करें तो x इक्वल टू होगा 2 इंटू आर, 2 इंटू रेडियस, और यहाँ पर 2 इंटू आर के लिए हम लिख सकते हैं 2। अगर मैग्नेटिक फील्ड में कोई चार्ज पार्टिकल परपेंडिकुलरली मूव करता है तो रेडियस होता है mv डिवाइडेड बाई क्यूबी, पर यहाँ पर हमको एनर्जी के टर्म में लिखना पड़ेगा क्योंकि यहाँ पर पोटेंशियल दे रखा है, तो हम यहाँ पर लिखेंगे √2km, ओके, डिवाइडेड बाई क्यूबी, क्यूबी। ठीक है, यहाँ पर k मतलब उसका एनर्जी और एनर्जी को हम वोल्टेज के टर्म में लिख सकते हैं, तो ये हो जाएगा 2√2q इंटू वी इंटू एम डिवाइडेड बाय q इंटू बी। अगर हम ए ऑप्शन की बात करें और उसने कहा है कि H प्लस आयन, H प्लस आयन की अगर हम बात करें तो वहाँ पर मास जो है वो एक सिंगल प्रोटॉन का मास होगा, मतलब यहाँ पर 5/3 इंटू 10⁻⁻27 kg हम लेंगे, और चार्ज की बात करेंगे Q वो E के बराबर होगा। ये वैल्यू यहाँ पर पुट करते हैं और x का वैल्यू क्या होगा हम चेक करते हैं, तो x इक्वल टू 2 एज इट इज √2, Q का वैल्यू हम यहाँ पर पुट करेंगे 1.6 इंटू 10⁻⁻19, ओके, और m का वैल्यू 5/3, सॉरी Q का वैल्यू, V का वैल्यू यहाँ पर 192 होगा और m का वैल्यू होगा यहाँ पर 5/3 इंटू 10⁻⁻27 डिवाइडेड बाई, फिर से Q का वैल्यू हमको पुट करना है 1.6 इंटू 10⁻⁻19 और B का वैल्यू यहाँ पर 0.1 है ना, B का वैल्यू मैग्नेटिक फील्ड 0.1 है, तो यहाँ पर X का वैल्यू अगर हम कैलकुलेट करें तो कितना आ रहा है, तो वो होगा 2 रूट, यहाँ पर अगर हम 2 इंटू 5 करते हैं, ये 2 इंटू 5 अगर हम करते हैं तो 10 हो जाएगा, 2 इंटू 5 यहाँ पर 10 हो जाएगा, 10 इंटू 1.6 यहाँ पर हो जाएगा हमारे पास 16 इंटू, अगर हम इसे 3 से कैंसिल करेंगे तो 3 6 जा एंड 3 4 जा 64 होगा हमारे पास में, इंटू 10⁻⁻19 -27 ऐड हो जाएंगे और माइनस हमको मिलेगा 46, कितना मिलेगा 46, ओके, डिवाइडेड बाय ये हो जाएगा 1.6 इंटू 10⁻⁻19, तो इसको हम लिख सकते हैं 16 इंटू 10⁻⁻21, ओके, x इक्वल टू होगा 2, यहाँ से 16 का रूट 4 बाहर होगा, 8 भी होगा और 10⁻⁻23 भी यहाँ पर है ना, 46/2 होगा तो 23 हो जाएगा, 16 इंटू 10⁻⁻2 -21, तो ये 16 2 इंटू 8 से कैंसिल होगा, अल्टीमेट मिलेगा 2 इंटू 10⁻⁻2 मीटर, जिसको हम लिख सकते हैं 4 सेंटीमीटर। क्या लिख सकते हैं 4 सेंटीमीटर। तो हमारा फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट है। अगर हम फर्स्ट ऑप्शन की बात करें तो ए ऑप्शन करेक्ट है। ओके, सेकंड बी की बात करें कि अगर ए एम का वैल्यू 144 होगा तो आर का जो एक्स का वैल्यू होगा वो 48 होगा। तो यहाँ पर हमको अब ज़्यादा कैलकुलेशन करना नहीं है ना। कैलकुलेशन में अगर हम बी ऑप्शन की बात करें तो यहाँ पर हमको जो नया एक्स होगा 4 जो हमारा आ रहा था उसमें √144 का मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पर m में हमको पूरे कैलकुलेशन में m की जगह पर 144 इंटू मास ऑफ न्यूट्रॉन और प्रोटॉन हमको लिखना पड़ेगा। तो यहाँ पर हो जाएगा 4 इंटू 12 दैट इज इक्वल टू 48 सेंटीमीटर। तो बिल्कुल सही बोल रहा है ये। हमारे पास में जो सेकंड ऑप्शन है वो भी
करेक्ट है। सेकंड ऑप्शन, सॉरी, सेकंड बी ऑप्शन जो है वो भी यहाँ पर सही है। ठीक है, अगर हम सी की बात करें तो सी को ध्यान से पढ़ते हैं। फॉर द डिटेक्टिंग आयन विथ AM equal to 1 to 96, the minimum height x1 minus x naught for the detector is 55 सेंटीमीटर। तो अगर हम सी ऑप्शन को सॉल्व करने की बात करते हैं तो x1 माइनस एक्स नॉट है ना, x1 माइनस एक्स नॉट मतलब इस डिटेक्टर प्लेट का लेंथ है ना। यहाँ पर अगर हम देखते हैं तो ये डिटेक्टर प्लेट का लेंथ वो बता रहा है। ठीक है, x1 माइनस एक्स नॉट। ठीक है, तो अगर हम 1 पुट करते हैं तो इसका वैल्यू होगा, है ना, इसका वैल्यू कितना होगा, फॉर 1 फॉर AM इक्वल टू 1, x1 माइनस एक्स नॉट इक्वल टू होगा 4 सेंटीमीटर। ठीक है ना, और फॉर AM इक्वल टू 196, x1 माइनस एक्स नॉट कितना होगा। ठीक है, तो यहाँ पर होगा 4 इंटू रूट 196, मतलब कि 4 इंटू 14, मतलब कि ये हो जाएगा 56। ओके, और अगर हम उसका रेंज देखते हैं, मतलब कि x माइनस मिनिमम हाइट जो होगी, अगर हम मिनिमम हाइट देखते हैं यहाँ पर, अगर हम इस ऑप्शन में मिनिमम हाइट देखते हैं तो वो होगा 56 माइनस 4 दैट इज इक्वल टू 52, पर यहाँ पर तो 55 गिवन है, मतलब सी वाला ऑप्शन यहाँ पर गलत है ना। यहाँ से यहाँ तक का उन्होंने वैल्यू पूछा है। ठीक है, तो जब 1 होगा तो ये वैल्यू 4 होगा, और जब 196 होगा तो वैल्यू हमको पता है रूट 196 का मल्टीप्लाई करना पड़ेगा 4 में, तो वो 56 होगा, और दोनों को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 52 हमको मिलेगा, पर यहाँ पर 55 की बने तो वो गलत है। अगर हम देखें मिनिमम विड्थ W फॉर द रीजन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड फॉर डिटेक्शन आयन विथ AM इक्वल टू 196 इज 56। ओके, तो अगर हम विड्थ की बात करें, अगर हम W की बात करें तो यहाँ पर W जो होगा वो R से बड़ा होना चाहिए। ठीक है, वो R से बड़ा होना चाहिए, मतलब अगर हम यहाँ पर W की मिनिमम वैल्यू देखें तो वो R के बराबर होना चाहिए। तो W का जो मिनिमम वैल्यू है वो 2 इंटू रूट 196 है ना, क्योंकि यहाँ पर AM का वैल्यू 196 है और X का वैल्यू हमने AM का वैल्यू 1 के लिए 4 सेंटीमीटर, पर वो तो 2R था, है ना, इट इज़ इक्वल टू 2R। तो R का वैल्यू कितना होगा, AM इक्वल टू 1 के लिए 2 सेंटीमीटर, तो ये हो जाएगा 2 इंटू 14 दैट इज़ इक्वल टू 28 सेंटीमीटर। मतलब यहाँ पर अगर ये विड्थ W की बात करें तो AM इक्वल टू 196 के लिए W का मिनिमम वैल्यू 28 होना चाहिए, पर यहाँ पर 56 सेंटीमीटर की मतलब ये वाला भी गलत है। तो हमारे दो ऑप्शन यहाँ पर सही है, A एंड